फिर से दोबारा चुनाव की तैयारी में रहेंगे? पूरी कोशिश है, तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी है। 99.9% किसान बैंकों का खरीदार है। सम्मान निधि देकर किसान का ये मानना है कि तुमने खरीद लिया। खाली नारे देने से कि दोगुनी आए, इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है। 5 किलो राशन के लिए 8 बार लोगों को जाना पड़ता है। 11 साल से आय दोगुनी के इंतजार कर रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर होनी चाहिए। हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ये रास्ता नहीं रोकने देंगे, हम ये प्रशासनिक निर्णय है। मुकदमे लिखा दिए जाते हैं और अब्बास अंसारी की तरह, इरफान सोलंकी की तरह सदस्यता खत्म कर दी जाती है। कई तरह का उत्पीड़न है और आज सड़क पर बात रखना जुर्म हो गया। आप अगर 10 बात रखेंगे तो आप पर मुकदमे 25 तरह के कायम होंगे। आज हमारे साथ बुढ़ाना, जो कि मुजफ्फरनगर में एक बड़ा ही कस्बा है और बड़ा ही खूबसूरत कस्बा है, यहाँ के जो वर्तमान चेयरमैन हैं सुबोध चेयरमैन जी, हम उनके आवास पर उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। जानेंगे उनसे बुढ़ाना कस्बे का हाल और बुढ़ाना विधानसभा का। चेयरमैन साहब, आपका हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। बुढ़ाना में ज़्यादातर जो हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके कार्यों में ज़्यादातर बाधाएं डाली जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेके चलो और इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा न पड़ने दो। नगर पंचायत अलग तरह की चीज़ है। इसका काम लोगों को रोज की व्यवस्था का समुचित तरीके से उसका देखभाल करना जरूर उसकी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे कामकाज इस तरह के होते होंगे कि जिसमें सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ती होगी आपको। कैसा है, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिलता है आपको? व्यक्तिगत रूप से जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासन स्तर पे हमें जो भी यहाँ दिक्कतें है वो शासन स्तर पे हमारी सब हल हुई हैं। लोकल स्तर पे हमें कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत टकराव मान लो, पार्टी का टकराव मान लो, वो सबको भुगतना पड़ता है जो राजनीति करते हैं। कितने समय से आपने समाजवादी पार्टी का दामन थामा हुआ है? शुरुआत से राजनीति ये समझो आप 92 से समाजवादी पार्टी। आपके बड़े भाई हैं प्रमोद त्यागी जी, 2017 में बुढ़ाना विधानसभा से ही चुनाव भी लड़े थे और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। आपने उसके बाद समीक्षा भी की होगी, हार की समीक्षा। क्या कारण रही जिसकी वजह से इतनी मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद भी आप? सबसे पहला कारण तो ये होता है कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में भी कुछ ना कुछ कमी नहीं होगी। परिस्थितियाँ बिल्कुल आमने सामने का चुनाव हुआ, अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। राजनीतिक मुद्दों पे चुनाव में हमें बढ़त हासिल थी, लेकिन राजनीति से हटके जो मुद्दे उठाए गए उनका नुकसान हुआ। बाकी पार्टी के जो उम्मीदवार रहे, हम दोनों आमने सामने के टकराव से अलग, उन्होंने बैलेंसिंग स्थिति में सामने वाली पार्टी को ज़्यादा फायदा पहुंचा दिया, हमें नुकसान कर दिया। यह हारने का कारण। 2027 में भी विधानसभा चुनाव होना है, क्या उम्मीदें हैं? फिर से दोबारा चुनाव की तैयारी में रहेंगे? पूरी कोशिश है, तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी दावेदारी भी प्रस्तुत कर दी है और आश्वस्त हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं। हर लड़ाई में पार्टी के साथ रहे हैं, हर लड़ाई में पार्टी ने हमें भी याद रखा है और हमारी ये जन्मभूमि भी है, कार्य क्षेत्र भी है, तो निश्चित रूप से पार्टी से मौका मिलेगा, ये उम्मीद है पूरी। जब से राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हुई है, लोगों का कहना है कि ना तो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, ना क्षेत्र में नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह? देखो, व्यक्तिगत रूप से हमारे उनके बहुत अच्छे संबंध हैं जी। इस चुनाव में सच्चाई है, हम भी दावेदार थे भाई साहब बड़े वाले। हमारा हक भी बनता है। 2017 में अच्छी वोट ले गए, कुछ कमियों की वजह से चुनाव हार गए थे जी, लेकिन जब गठबंधन हुआ, पार्टी का निर्देश हुआ, तो हमने अपनी पूरी कोशिश करके गठबंधन को उम्मीदवार को चुनाव जिताने का कार्य किया। आपने लगातार उनका सहयोग भी किया और गठबंधन में आपकी पार्टी का जितना भी वोट बैंक था बाल्यान जी के लिए समर्पित भी रहा, लेकिन उनके नेता जयंत चौधरी साथ छोड़कर चले गए सपा पार्टी का। नहीं, उनका बड़े बड़े दावे करते थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट चुनाव लड़ी और उन्होंने मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया और यहाँ की जनता ने ये दिखा दिया
कि ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है। हरिंदर मलिक बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त भी खानी पड़ी, उनके बारे में बताइए थोड़ा, हरिंदर मलिक जी को लेकर। नहीं देखो, समाजवादी उम्मीदवार के तौर पे वो चुनाव लड़ने के लिए आए, हमने अपनी तरफ से पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। और जहाँ तक व्यक्तिगत बात संजीव बालियान और हरिंदर मलिक की है, अब उनके व्यक्तित्व में क्या आपस में लड़ाई या वो है संबंध में, उसे हम नहीं ज़्यादा कह सकते। हमारा तो इतना काम था, पार्टी का निर्देश हुआ और हमने माननीय हरिंदर मलिक जी को चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गए। बुढ़ाना विधानसभा पर मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है, सही बात है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए लगातार समर्पित भी रहा है। लेकिन आजकल कुछ मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी अनदेखी कर रही है उनके साथ में, आपको क्या लगता है? जिस तरह का माहौल है, जो सरकारी तंत्र की कार्यशैली है, उसमें सड़क की लड़ाई का नुकसान होता है। पार्टी विधानसभा में, पार्लियामेंट में, जिस स्तर पे भी जहाँ जरूरत है वहाँ पूरी लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे ओम प्रकाश राजभर, अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, पंचायत राज के मंत्री हैं। अभी उनका एक बयान आया था, इटावा में एक यादव समाज के व्यक्ति थे, वो पूजा पाठ कराने के लिए गए थे, वहाँ पर उनके साथ में काफ़ी मारपीट हुई। उस पर ओपी राजभर का कहना ये था कि जब उनके साथ में ये घटना हुई, सप अध्यक्ष जब से लगातार उनको लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं, 3 दिन की चेतावनी दे रहे हैं एफआईआर को लेकर, एफआईआर नहीं हुई तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के भी कई सारे नेताओं पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, तो कभी अखिलेश जी ने आंदोलन की बात नहीं की। आजम साहब के मामले में 3-4 बार आंदोलन किया है, अदालती लड़ाई में भी सहयोग किया है, और जिस स्तर पे भी जहाँ कहीं उत्पीड़न हुआ है किसी उसे पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने कभी छोड़ा हो साथ। और ये तो राजभर जी ही जाति की राजनीति करते हैं, और वो आक्षेप अपनी हताशा में लगावे तो उसका कोई। उनका कहना तो अभी ये है कि पिछड़ा वर्ग से भी कई जातियों को निकालने की बात करते हैं। उनका कहना ये है कि पिछड़ा वर्ग से कई जातियां उभरी हैं, अभी उनको निकालकर उन जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना चाहिए जो कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं। नहीं, ये काम तो मेरे हिसाब से केंद्र सरकार का है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। नहीं, प्रधान चिट्ठी को लिख रहे हैं, वो गठबंधन में है, जाके मजबूती से अपनी बात रखें कि अगर आप सही बात नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ दे रहेंगे। उन्हें चिट्ठी लिखना क्या है, उन्हें तो जाके मंच पे अपनी बात रखनी चाहिए। लोगों की बड़ी शिकायतें हैं, उनके बेटे हैं अब्दुल आजम, अभी वो रिहाई पर आए हैं, अखिलेश जी से मिलने के लिए बिल्कुल नहीं गए, तो कहीं ना कहीं नाराजगियां देखी जा सकती हैं। नाराजगी तो थोड़ा सा जो पाया था तभी पार्लियामेंट चुनाव में जी, तो उन्होंने कहा था कि सिटिंग MP ST हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को दिलवाने का, अध्यक्ष जी ने वो भी बात मान ली। वहाँ के लिए उन्होंने कहा आप उम्मीदवार तय करो, तो मेरे हिसाब से तो उनके सम्मान में कभी समाजवादी पार्टी ने कोई कोताही नहीं बरती। नेताजी के सामने तब तो देख रहे हैं कि आजम साहब का इस पार्टी में हमेशा बिल्कुल अलग तरह का कदर है, और वो सच में इस कद के हकदार है। AIMIM के एक प्रवक्ता हैं शादाब चौहान, उन्होंने जो PDA को लेकर अपनी विचारधारा व्यक्त की है, उन्होंने कहा है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अखिलेश जी के लिए खास तौर से कहा है। अच्छा। AIMM का जो इतिहास है जी, उसकी आप राजनीतिक पृष्ठभूमि बताओ थोड़ा सा। आप बताइए। असदुद्दीन ओवैसी किसी पार्टी में सक्रिय रहकर नेता बने हैं या अपने पिता के उत्तराधिकारी बनकर नेता बने हैं? आप बताइए हमारे माध्यम से, आपकी जानकारी होनी चाहिए ना। मैंने जो उनका बयान आया आपको फादर बताया। लगातार MP रहे, अब वो हैं, उनके छोटे भाई भी रहे आगे, तो ये जो चीज़ है अभी तो आप इसके बस और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उम्मीद है कि 2027 में PDA भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन को यहाँ पर शिकस्त दे पाएगा। पक्का। आप लोगों के बीच में जाते होंगे, लगातार बने हुए हैं पिछले काफ़ी समय से, क्या भावना है लोगों की PDA को लेकर? नहीं, पार्टी को समर्थन है, पार्टी मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है, मुद्दों पे समर्थन है, इसे ज़बरदस्ती अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा है।
और कहीं लोकसभा चुनाव में थोड़ा चला गया कि आजम साहब नाराज, आजम साहब तो पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो मिलने गए हैं, वो मिलने गए हैं। तो ये तो सब चीज़ प्रचार पहले से होते हैं। जयंत चौधरी पर भी किसानों के बड़े आरोप लगते हैं कि जब से एनडीए में शामिल हुए हैं किसानों की आवाज़ बिल्कुल ही भूल गए हैं। आपको क्या लगता है? देखो, सत्ता का कुछ ना कुछ सत्ता आएगा। जहाँ रह रहे हैं, जिस पार्टी में है, उसका कोई ना कोई प्रभाव तो रहेगा। लेकिन जयंत चौधरी नौजवान नेता हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो उस परिवार की पृष्ठभूमि रही है चौधरी साहब के टाइम से, शायद वो उन मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे। वही तो किसानों की शिकायतें हैं। मेरी उम्मीद है कि उन मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे जो चौधरी साहब ने उठाए थे शुरू में। उठा कहाँ रहे हैं, यही तो जनता का कहना है। अब देखो, ये बात तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल अलग क्षेत्र में, हम बिल्कुल अलग क्षेत्र में, और राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, आप किसानों की बेल्ट के रहने वाले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सच्चाई है, किसान के लिए तो इस एनडीए गठबंधन कभी सोचा नहीं। इनका किसानों से कोई वास्ता नहीं है। ये केवल 2000 की सम्मान निधि देकर किसान का स्वाभिमान ये मानने है कि तुमने खरीद लिया, उनमें से ठीक नहीं मानता। किसान के बारे में ऐसे निर्णय लें जिससे किसान को फायदा हो। खाली नारे देने से कि दोगुनी आए, दोगुनी आए, प्रैक्टिकली जाएं आप। 99.9% किसान बैंकों का खरीदार है, और बैंक में कर्ज भी उसे तब मिलता है जब उसकी सारी जमा पूंजी वहाँ गिरवी रखी जाती है। उस गिरवी का भी खर्च सब किसान को देना पड़ता है। उसके बाद उसे लोन कितना मिलेगा? अगर उसकी वो ज़मीन 1 करोड़ रुपए की बैठ रही है तो उसे 5 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। किसान का तो उत्पीड़न है। हालांकि मैं भी ये मानता हूँ कि कर्जा को लेना कोई समस्या का हल नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। आप निकाल लो, जिसने एक बार वो बनवा लिया बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड, वो उसे कभी उससे बच नहीं पाया, निकल नहीं पाया। पिछले 11 साल से आय दोगुनी के इंतजार कर रहे हैं। आय मेरे हिसाब से 60 पैसे तो रह ही गई। अब वो दुगनी कब होगी? अब या ऐसा हो सकता है कि उसे 50 पे ला के दुगनी करके दुगने का वो, अब ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से दुगने की जाएगी, ये बात समझ में नहीं आ रही। राष्ट्रीय लोकदल के कई सारे नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि चुनाव से पहले गन्ने का जो मूल्य है जरूर बढ़ाया जाएगा। सरकार अपनी चुनावी फायदे के लिए रोके हुए है। क्या लगता है आपको? हाँ, अगर कहीं चुनाव की नीति में उनके जो उनका गणित है उसमें कहीं अगर गन्ने के भाव बढ़ाने की बात आई तो शायद गन्ना उनके याद आ जा। अब तक तो आता नहीं। चुनाव की राजनीति करने में, उसकी चुनाव के कहीं जो बना रहे हैं स्ट्रेटजी अपनी, उसमें अगर के गन्ना याद आ गया तो शायद कुछ हो जाए। किसान की वजह से तो गन्ने का भाव नहीं बढ़ेगा, ये निश्चित है। चलिए चेयरमैन साहब, बुढ़ाना विधानसभा सहित मैं तो पूरे प्रदेश को लेकर आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की जनता धार्मिक भावनाओं पर ज़्यादा वोट करने लगी है, विकास कार्यों पर ध्यान कम रखती है, धार्मिक भावनाओं पर वोट बैंक ज़्यादा करने लगी है। आपको नहीं लगता कि इससे प्रदेश की चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं बड़ी नुकसान की तरफ है प्रदेश? कि राजनीतिक मुद्दों पर होनी चाहिए, बिल्कुल, और यहाँ राजनीतिक मुद्दों से हटकर राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अगर राजनीतिक मुद्दों पर लड़ाई होगी, राजनीतिक मुद्दों पर आप राजनीति करेंगे तो शायद राजनीति का स्वरूप दूसरा होगा। धर्म, जाति, मजहब, इसी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, हारे जाते हैं, जीते जाते हैं। हाँ, चुनाव की तो स्थिति यही है इसमें। अब मेरे अपने हिसाब से अभी तक कोई ऐसा मुद्दा जनता के बीच किसी डिबेट में नहीं आया कि जनता की सहूलियत के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, ये निर्णय ले रहे हैं। केवल वे मुद्दे उठाए जाते हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम ये रास्ता नहीं रोकने देंगे, हम ये चीज़, ये प्रशासनिक निर्णय है, ये प्रशासनिक लोगों का निर्णय है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे अगर बनाया जाएगा तो समाज बटेगा। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये बिल्कुल
इनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। आप प्रशासनिक निर्णय तत्कालीन परिस्थिति देखते हुए उस जिस क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जो यात्रा निकल रही है, जो भी धार्मिक आयोजन हो रहा है, जो कोई इस तरह का भी आयोजन हो रहा है, तो हम वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से प्रशासनिक निर्णय हो। ये राजनीतिक निर्णय का विषय नहीं है। इसका नुकसान है समाज को भी, राजनीति को भी नुकसान है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी क्यों पदयात्रा नहीं करती? मुकदमे लिखा दिए जाते हैं और अब्बास अंसारी की तरह, इरफान सोलंकी की तरह, इन सब लोगों की तरह सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ये कई तरह का उत्पीड़न है। ये राजनीतिक, इसे मैं शब्द सही चुन नहीं पा रहा, सही मायने में अपहरण है राजनीतिक। जो राजनीतिक मुद्दे उन्हें ना उठाए हुए आदमी को इस तरह से टेरराइज किया जा रहा है। और नहीं तो हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें ये तो आया कि हम अपनी बात सड़क पे भी रख सकते हैं, हम अपनी बात सड़क पे भी रख सकते हैं। और आज सड़क पे बात रखना जुर्म हो गया। बात सुननी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और लोग पहले से हम कई समाजवादी पार्टी के जेल भरो आंदोलन में हमने भी जेल भरी है, कई बार गए हैं, बहुत दूर दूर तक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है, दिल्ली तक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। लेकिन राजनीतिक निर्णय हुए, अपनी बात रखी, सुनी सरकार ने, जितना उनकी समझ में आया अपने हिसाब से निर्णय लिए। लेकिन बात कहने का अधिकार सबको था। ये पहली बार है कि आप अपनी बात सड़क पर रख नहीं सकते। आप अगर 10 बात रखेंगे तो आप पे मुकदमे 25 तरह के कायम होंगे। बात आत्मनिर्भर की करते हैं, विश्व गुरु बनने की करते हैं, लेकिन 80 करोड़ जनता आज भी 5 किलो राशन पर ही सीमित रह गई है। कि किसी देश की 60% जनता राशन के लिए लाइन में लगती है, इससे ज़्यादा गरीबी का पैमाना कुछ हो नहीं सकता। यही तो सवाल है। सच बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये हमारी प्रगति नहीं दर्शाता। हम राशन की लाइन में लग रहे हैं, राशन देना प्रगति नहीं दर्शाता। हम लोगों को डेवलप करें, इतना आगे बढ़ावे कि राशन लेने की जरूरत क्यों पड़े, वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीवें। अब एक राशन की लाइन में लगने के लिए कभी पता लग रहा राशन की दुकान आज बंद है, कल खुलेगी, परसों वो बीमार हो गया, 5 किलो राशन के लिए 8 बार लोगों को जाना पड़ता है। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें 50 से कम बच्चे हैं, सरकार उन बच्चों को भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर कर स्कूल भी बंद करने की तैयारी कर रही है। हाँ, उसको पढ़ तो रहे, आ तो रहा इस तरह का। अब हो सकता है शिक्षा सवाल पूछने का आधार देती है ना। चलिए चेयरमैन साहब, जिस तरह से आपने बुढ़ाना पर अपने तमाम विचार व्यक्त किए, आप हमारे चैनल यूपी पंचायत 2.0 के मंच से पूरी बुढ़ाना विधानसभा और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है जी, ये हमारी राजनीति का आधार है, ये हमारी सामाजिक नीति का आधार है, और ये हमारे सोचने का एक नज़रिया है हमेशा से कि भाईचारा, आपस में मिलजुल के चलना। जिस जगह शांति होगी, जिस जगह बगैर तनाव के लोग रहेंगे, वहाँ हमेशा तरक्की होगी। मैं अपने कस्बे वासियों से, क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूँ कि उन ताकतों को कमज़ोर करें जो आपस में मिलजुल कर रहने देना नहीं चाहते। हम मिलजुल कर रहेंगे, आपस में बात करेंगे, अच्छे ढंग से एक दूसरे को समझेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मेरा अपना मानना यह है कि जो अपने धर्म का सच्चा अनुयायी है वो दूसरे धर्म का सम्मान जरूर करेगा। बिल्कुल कर ही नहीं सकता उसका अपमान कोई भी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चेयरमैन साहब। भी धन्यवाद, आपने मुझे मौका बुढ़ाना के जो चेयरमैन साहब हैं सुबोध त्यागी जी, पार्टी को लेकर, अपने कस्बे को लेकर तमाम विचार हमारे साथ में व्यक्त किए और 2027 की विधानसभा के लिए भी बड़ी मजबूती से दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। फिर दोबारा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। तमाम अपडेट हम आपको लगातार करते रहेंगे। बने रहिए यूपी पंचायत 2.0 के साथ। आपका हार्दिक धन्यवाद।